हमारा जो CDP का है वो सीरीज़ जो कंप्लीट हो चुका है, तो आज से हम अब PYQ करेंगे और हम टारगेट कर रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम को। तो जिसने जो मेरी CDP की सीरीज़ है वो नहीं देखी है वो जाकर देख लेना। पूरी CDP अच्छे से कराई है, बिल्कुल डिटेल में और कॉन्सेप्ट वाइज कराई है, जो सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो आप वो भी जाके देख लीजिएगा। उसके बाद PYQ सॉल्व कीजिएगा या साथ साथ भी PYQ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसमें प्रीवियस ईयर पेपर, जो ऑफिशियल प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको सॉल्व करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए PYQ सीट हैं अपने PYQ की तरफ और स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे CDP का पार्ट 2, जिसमें PYQ करेंगे हम 30 के 30 क्वेश्चन CDP के करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर सॉल्विंग इल डिफाइंड प्रॉब्लम। तो इसमें क्या बोला है कि अप्रभाषित समस्याएं, जो इल डिफाइंड अप्रभाषित समस्याएं हैं, उसको हल करने का या फिर उसको सॉल्व करने का सबसे प्रभावशाली रणनीति क्या होती है। तो इसमें सबसे प्रभावशाली रणनीति क्या है कि रोट लर्निंग नहीं, रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल नहीं, मीन एंड एनालिसिस भी नहीं करना है, विश्लेषण करके नहीं, एल्गोरिथम बिल्कुल फिक्स टाइम पे ही पढ़ाओ, ये भी नहीं है, फोकसिंग ऑन फंक्शनल फिक्सनेस। तो ये वाला है कि हमें फंक्शनल फिक्सनेस की मतलब क्या गलत है उस बारे में बात सोचनी चाहिए। तो फंक्शनल फिक्सनेस की बात की गई है। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वालिटीज कैरेक्टराइज क्रिटिकल थिंकिंग। अब इसमें से क्या बोला है कि कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी विशेषता है जो समालोचन चिंतक की विशेषता को दर्शाता है। तो इसमें क्या एबिलिटी टू क्वेश्चन, तो बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन कर सकता है, तो ये ठीक बात है कि प्रश्न करने की क्षमता होनी चाहिए बच्चों के अंदर। एबिलिटी टू सेल्फ रिफ्लेक्ट, आत्मचिंतन करने की भी क्षमता होनी चाहिए बच्चों के अंदर। एबिलिटी टू टेस्ट प्रीवियसली हेल्ड अजम्पशन, मतलब कि अजम्पशन के बेस पे या पूर्ण मान्यताओं की पहले से ही जांच करने की क्षमता हो, तो वो इंसान भी क्या कर सकता है, वो मतलब उसके अंदर भी क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है। एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, तो कन्वर्जेंटली थिंकिंग क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी चिंतन, जो एक ही तरफ आता है। जैसे मैं MCQ पूछ लिया तो ये क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग अगर यहाँ पे लिखा होता तो हम बोल सकते थे कि वो क्रिटिकल थिंकिंग है। तो यहाँ पे क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग में नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ही सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में, इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसमें से कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। अनुवांशिकता और वातावरण के ऊपर हमें दे रखा है और इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए कि हेरिडिटी कंट्रीब्यूट इन अनफोल्डिंग ऑफ चाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स एंड एंटिटीज of a child development is solely based on environmental factor। तो इसमें क्या बोला है कि हालांकि अनुवांशिक बच्चे के विशिष्ट लक्षणों के विकास में योगदान देती है, लेकिन संपूर्ण विकास, जो पूरा विकास है बच्चों का, वो किससे होता है, एनवायरनमेंट से ही होता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि बिल्कुल हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों बराबर सहयोग देते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। अगला है वाइल हेरिडिटी प्रोवाइड द जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब यहाँ पे बोल दिया है हेरिडिटी जो है, अनुवांशिकता क्या करती है कि अनुवांशिकता जो ब्लूप्रिंट, जेनेटिक ब्लूप्रिंट बताती है, लेकिन वहीं पे द एक्सप्रेशन ऑफ दीज जीन्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट फैक्टर। लेकिन जो जीन्स है वो इन्फ्लुएंस होते हैं, किससे प्रभावित होते हैं, वो वातावरणीय कारणों से प्रभावित होते हैं। तो ये वाला एक हद तक ठीक माना जाएगा। आगे भी पढ़ लेते हैं कि बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट कंट्रीब्यूट 50% ईच अदर, मतलब अनुवांशिकता और वातावरण दोनों 50-50% होते हैं। तो ये नहीं, बिल्कुल 50-50% हम नाप तो नहीं सकते हैं ना इसको कि 50% ही होते हैं, तो इसलिए ये गलत होगा। तो डिपोजिशन आर लिंक्ड विद एनवायरमेंटल फैक्टर बट एक्चुअल डेवलपमेंट अकर ऑन द बेसिक हेरिडिटी।
अब यहाँ पे क्या बोल दिया है कि एनवायरनमेंट फैक्टर तो होता ही है, लेकिन जो बेसिक जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी से होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या, कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा था? दूसरा ऑप्शन ठीक लग रहा था, तो यही ठीक है हमारा। आगे बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखें तो क्या बोल रहा है, अर्पिता एंड अनु गिव देयर बुक्स टू ईच अदर। दोनों ने, मतलब अर्पिता और अनु ने एक दूसरे को किताब देते हैं, क्योंकि बोथ कंसीडर द इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर एट द लेवल ऑफ कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट देयर अर्पिता एंड वेर। मतलब कि ये जो कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें ये कौन से लेवल पे है, ये बात ये है कि म्यूचुअल एक्सचेंज करना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे विषम स्तर, तो ये वाला तो होता नहीं है विषम स्तर। पोस्ट कन्वेक्शनल लेवल तो बिल्कुल लास्ट में जाता है। अब इसी में से होगा कन्वेक्शनल लेवल, प्री कन्वेक्शनल लेवल। तो कन्वेक्शनल लेवल में 2 स्टेज आते थे। पहला स्टेज था पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, और दूसरा स्टेज था टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा ही। हम इसको क्या बोलते थे, हम म्यूचुअल एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, यही वाला ठीक होगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ का डी, म्यूचुअल एक्सचेंज वाला, जिसमें प्री कन्वेक्शनल लेवल आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा असर्शन और रीजनिंग का है। तो इसको में क्या बोल रहा है कि व्हेन अनेबल टू मेक मीनिंग, if efficient readers slow down and reread the text carefully, confusion before continuing further। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब कुशल पाठक अर्थ बनाने में असमर्थ होते हैं, जब जो कुशल पाठक या फिर जो मतलब जो एफिशिएंट रीडर होते हैं, वो अर्थ बनाने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, वह धीमे हो जाते हैं, मतलब वो स्लो डाउन हो जाते हैं, और आगे बढ़ने से पहले भ्रम स्पष्ट करते हुए पाठ को फिर से पढ़ते हैं। मतलब वो आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं कि उस जो चैप्टर उन्होंने पढ़ा है उसको दोबारा से केयरफुली पढ़ते हैं। तो ये चीज़ क्या चीज़ दर्शाती है, ये बताना है। तो अब रीजनिंग में क्या है, मेटाकॉग्निशन हिंडर द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। अब जो मेटाकॉग्निशन है वो क्या बनाने में, अर्थ बनाने में बाधा डालता है। तो मेटाकॉग्निशन अर्थ बनाने में बाधा नहीं डालता है, ये वाला बिल्कुल गलत है। लेकिन जो पहला जो असर्शन था वो बिल्कुल सही था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा कि ए हमारा सही है, रीजनिंग गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिस्क्राइब वे इन विच अ स्कूल शुड बी इंक्लूसिव। यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की, इंक्लूसिव स्कूल की बात की गई है। तो इनमें से कौन सा तरीका है जिनमें एक स्कूल को समावेशी होना चाहिए, मतलब कौन से तरीके से स्कूल को समावेशी होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम एज रिक्वायर्ड, मतलब करिकुलम में मॉडिफाई करना चाहिए अपने आवश्यकता अनुसार, पाठ्यचर्या में आवश्यकता अनुसार संशोधन करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है कि करना चाहिए। एक्सेप्टिंग स्टूडेंट टू टोटली अडेप्ट टू द स्कूल कल्चर, मतलब विद्यार्थियों से विद्यालय की संस्कृति को पूरी तरह अपनाने की अपेक्षा करना चाहिए। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए हमें कि जो पूरा जो स्कूल का एनवायरनमेंट है या स्कूल की संस्कृति है, बच्चा उसको पूरी तरह अडेप्ट कर ले, बच्चा वो कर भी नहीं पाएगा, और ना ही ऐसे फोर्स करना चाहिए हमें बच्चे को। तो ये वाला हमारा इनकरेक्ट हो गया। फोस्टरिंग एन एथोन्स ऑफ केयर रिस्पेक्ट्स, मतलब देखभाल और सम्मान्य के लोकाचार को बढ़ावा देना चाहिए, तो ये ठीक बात है। अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेटिंग लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए या उसका अवसर प्रदान करना चाहिए, तो ये भी हमारा ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ठीक है, दूसरा गलत है, तीसरा ठीक है और चौथा मतलब ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है क्योंकि इसी में ये तीनों हैं। आगे है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशलाइजेशन इज करेक्ट, मतलब समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बिल्कुल, तो समाजीकरण, तो सोशलाइजेशन कल्टीवेट शेयर सोर्सेज ऑफ मीनिंग एंड वैल्यूज, तो ये बात ठीक है कि समाजीकरण अर्थ और मूल्य के आधार पर साझा स्रोत निर्माण करता है, तो ये ठीक बात लग रही है हमें।
सोशलाइजेशन इज अ कल्चरल इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट। सोशलाइजेशन क्या है, स्वतंत्र है, नहीं, सोशलाइजेशन जुड़ा हुआ है। सोशलाइजेशन हैपन ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड, तो ये भी चीज़ नहीं होता है कि सिर्फ चाइल्डहुड में ही होता है। नॉर्म्स एंड बिलीव कैन नॉट एक्वायर थ्रू सोशलाइजेशन, जो नॉर्म्स हैं और बिलीव हैं हम उसको सोशलाइजेशन के द्वारा नहीं धारण कर सकते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि नॉर्म्स और बिलीव को हम क्या करते हैं, सोशलाइजेशन के थ्रू ही धारण करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, तो आगे क्या बोला है, 8वां क्वेश्चन, रोल ऑफ टीचर। टीचर का रोल बताना है रेसिप्रोकल टीचिंग में, इज कैरेक्टराइज्ड बाय। पारस्परिक शिक्षण विधि कैसी होती है, तो अब यहाँ पे 8वां, पहला, अ शिफ्ट फ्रॉम बीइंग अ सपोर्ट एंड गाइड टुवर्ड्स ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट। एक मार्गदर्शक होना चाहिए और समर्थन प्रदान करने की भूमिका से धीरे धीरे जिम्मेदारी विद्यार्थियों को सौंपने की स्थिति पर जाना चाहिए। तो रेसिप्रोकल टीचिंग यही कहलाती है, बिल्कुल ये सही बात है। तो हमारा यहाँ पे भी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है असेसमेंट अप्रोच एमिंग टू सपोर्ट स्टूडेंट। एक असेसमेंट अप्रोच है जो सपोर्ट करेगा स्टूडेंट को लर्निंग के लिए। तो इसमें क्या होगा कि इसमें अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है। जैसे विद्यार्थी को सीखने का समर्थन करने के उद्देश्य से एक आंकलन प्रक्रिया का विशेषता बताइए। जो आंकलन की बच्चों के सीखने की समर्थन करे वो बताना है। तो इसमें क्या होगा, कंसीडरेशन ऑफ मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम अलोंग विद द आउटकम। परिणामों के साथ साथ समस्या को हल करने की विधि को भी ध्यान दे। तो ये बात ठीक है कि परिणाम के साथ साथ समस्या की विधि को भी हल करने की बात कही गई है यहाँ पे। फोकस ऑन इनएक्यूरेसीज ओनली वाइल इग्नोरिंग द प्रोसेस एंड एंडोवर्स। प्रक्रिया और प्रयासों को अनदेखा करते हुए, प्रक्रिया और प्रयासों को अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है, तो यहाँ पे गलत है। एग्जाम डन एट द एंड ऑफ द ईयर थ्रू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ प्रकार के, मतलब जो है हमें एस्से वगैरह ही लेना है कि उसी के बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ले लो लास्ट के एंड में, तो ये भी गलत है। इवेल्युएशन एंड मेकिंग बेस्ड द स्टैंडर्डाइज्ड क्विज बेस्ड टेस्ट। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है हमें बच्चों के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अब हमारा 10th क्वेश्चन क्या है, तो 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल, भावनात्मक नियमन की प्रभावी युक्ति कौन सी है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, चैलेंजिंग इमोशन टू यूज देम एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिविटी एंडोवर्स। तो भावनाओं की जो प्रेरणा है और रचनात्मक प्रयास के स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो ये बात ठीक मानी गई है। वेटिंग अंटिल इमोशनल एक्सकेलेट टू द पॉइंट ऑफ लूजिंग कंट्रोल। तो ये मतलब कि क्या, भावनाओं को नियंत्रण खोने तक इंतज़ार करना, तो ये बात नहीं, ऐसा नहीं है करना। रिएक्टिंग इम्पल्सिवली, इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करना होता है, इमोशनल ट्रिगर को नहीं। सप्रेसिंग इमोशन, इमोशन को दबाना भी गलत होता है अपने ऑर्डर टू कन्फर्म टू सोशल नॉर्म्स। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा पहला क्वेश्चन ही ठीक हो, पहला ऑप्शन ठीक हो जाता है। अगला है, लर्निंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट कैटेगरी इज ईजियर। इसमें लर्निंग की बात की गई है। अवधारणा जो है, किस अवधारणा या श्रेणी के बारे में सीखना आसान है। मतलब ये ऑप्शन दिया गया है कि कैसे हम लर्न कर सकते हैं और कैसे सीखना आसान होता है। तो प्रीवियस नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट इज नॉट एक्टिवेटेड। हमारा जो है प्रीवियस नॉलेज इसमें क्या है, एक्टिवेटेड नहीं है। तो अगर हमारा प्रीवियस नॉलेज ही एक्टिवेटेड नहीं है तो हम सीख कैसे पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। कॉन्सेप्ट इज रिप्रेजेंटेड इन एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स वे। अब बोला है कि जो संकल्पना है अमूर्त करो, अब्स्ट्रैक्ट करो और जटिल कराओ, कॉम्प्लेक्स करो। तो ये भी गलत है हमारा कि कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, हमें सिंपल कराना चाहिए ना। लर्निंग कैसे होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। फैमिलियर एग्जाम्पल आर प्रोवाइडेड वाइल इंट्रोड्यूसिंग
कंसेप्ट, अवधारणा को शुरू करते समय परिचित उदाहरण दिए जाए, मतलब जो जाने पहचाने से एग्जाम्पल हैं वो दिए जाए। तो ये वाली बात ठीक है कि हमें नोन से अननोन की तरफ जाना है, जानी हुई चीज को अनजानी हुई चीज की तरफ लेके जाना है, नोन टू अननोन। तो ये वाला ठीक है, तो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार व्हाट इज अ रोल ऑफ सिंबॉलिक थॉट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास में संकेंद्रित चिंतन की क्या भूमिका है, ये हमें बताना है। तो इसमें कौन सी भूमिका है वो देखते हैं। सिंबॉलिक थॉट डेवलप्ड आफ्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंप्लीट, इसमें बोला है कि संज्ञानात्मक जो चिंतन है वो जो सांकेतिक चिंतन है वो संज्ञानात्मक विकास पूर्ण होने के बाद विकसित होता है। तो ऐसा तो नहीं है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने के बाद संज्ञानात्मक चिंतन कैसे विकसित होएगा, तो ये नहीं हो सकता है। सिंबॉलिक थॉट इम्पैक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ओनली इन चिल्ड्रन विद इन लैंग्वेज डिले, इसमें क्या बोला है, जो सांकेतिक चिंतन है केवल उन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है जिनकी भाषा विकसित होने में विलंब होती है। तो सिर्फ उन्हीं बच्चों पे ये प्रभावित होता है जिसकी भाषा लेट से होती है। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये सिंबॉलिक थॉट है ना, सब में होता है। सिंबॉलिक थॉट कॉजेज मेंटल कंफ्यूजन एंड हिंड्रेंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये क्या है, सांकेतिक जो चिंतन है वो मानसिक एक भ्रम पैदा करती है और संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि बाधा डालती है, सिंबॉलिक थॉट क्या है, पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव टर्म है। तो सिंबॉलिक थॉट फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय अलाउइंग फॉर द मेंटल प्रोसेस लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये बात ठीक लग रही है। सांकेतिक चिंतन समस्या समाधान जैसे मानसिक प्रक्रिया का उपयोग करते हुए संज्ञानात्मक विकास का युग्म बनाती हैं। तो हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक इन अ चाइल्ड स्ट्रगलिंग विद द डिस्ग्राफिया लाइकली टू शो, डिस्ग्राफिया के बारे में बोला है कि लेखन वैकल्य से जूझ रहे बच्चे निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट विशेषताएं दिखाई देती है, मतलब जो डिस्ग्राफिया वाला जो बच्चा है उसके अंदर कौन सी चीजें है जो दिखाई देगी, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर डिस्ग्राफिया है। तो अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, तो ये नहीं होता है। डिस्ग्राफिया क्या होता है, लिखने से संबंधित अक्षमता होती है, जिसमें बच्चा क्या करता है, लिखने से संबंधित, इसमें तो ये अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ये सब नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। इम्पल्सिवनेस, ये भी गुस्से वाला चीज है, तो ये भी इमोशनल में आएगा, ये भी नहीं आएगा। स्लो इन राइटिंग, रिटर्न वर्क, मेक पुअरली फॉर्म लेटर, हैज डिफिकल्ट कॉपिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, मतलब लिखने में धीमी गति हो, खराब ढंग से अक्षर बनाना आए, ब्लैक बोर्ड से नकल करने में कठिनाई हो। तो ये वाला जो है ये बच्चा क्या होगा कि डिस्ग्राफिया का हम पहचान सकते हैं कि इस बच्चे को क्या है, डिस्ग्राफिया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है अ टीचर इज प्रोवाइडिंग लर्नर विद द चांस टू बी exposed to and analyze concept in order to help them understand the content through has support. This is an example. अब एक शिक्षक है जो शिक्षार्थियों की अवधारणा के संपर्क में आने वाले विश्लेषण करने के अवसर प्रदान कर रहा है, उनको मतलब क्या कर रहा है, विश्लेषण करने का अवसर प्रदान कर रहा है, ताकि उन्हें उसकी मदद से सामग्री को समझने में मदद मिल सके, जो उससे उसकी हेल्प से क्या करे, जो चीज़ें हैं उसको समझने में हेल्प मिल सके। तो वो क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइटरी टीचिंग, मतलब वर्तनात्मकता शिक्षण नहीं, ये नहीं कर रहा है। गाइडेड डिस्कवरी, हाँ डिस्कवरी कर रहा है वो बच्चों के लिए, निर्देशित खोज आधारित शिक्षण, तो ये चीज वो कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट बताना है हमें, सही कौन सा है, सही कथन बताना है। जेंडर डेवलपमेंट इज कंटेम्पररी टाइम, जेंडर डेवलपमेंट समकालीन समय में जेंडर के विकास के बारे में हमें सही बताना है इसमें से। तो सही कौन सा होगा देखते हैं।
जेंडर इज अ प्योरली एंड सोले डिटरमाइंड बाय एन इंडिविजुअल ऑनोटोमी बाय बर्थ। तो जेंडर क्या बोला गया है, जेंडर जो है जन्म के समय से व्यक्तित्व की शारीरिक रचना द्वारा जेंडर विशुद्ध रूप से और पूरी तरह निर्धारित होता है। तो जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो ये जन्म से ही निर्धारित नहीं होता है, तो हमारा ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। जेंडर एग्जिस्ट ऑन अ बाइनरी कॉन्सेप्ट, वन इज आइदर मेल और फीमेल। जेंडर क्या है, द्विर्ग पर होता है, ये व्यक्ति को पुरुष होता है या फिर महिला होती है ये बताता है, तो ये भी नहीं है, ये सेक्स है जो ये चीज बताता है, जो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर आइडेंटिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चरल कंसेप्शन। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जेंडर पहचान सांस्कृतिक अवधारणाओं से प्रभावित होता है, तो ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है कि सांस्कृतिक अवधारणा से जो है प्रभावित होता है। जेंडर आइडेंटिटी इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलाइजेशन, तो यहाँ पे क्या है, अगर ये बोल देता कि इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलाइजेशन तो ये यहाँ पे ठीक होता, लेकिन नॉट बोला है तो गलत है, क्योंकि जेंडर पूरा क्या है, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, सोशलाइजेशन से ही प्रभावित होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सी चीज इसमें से बाधा डालती है। तो ब्रेकिंग डाउन लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू मैनेजेबल स्मॉलर प्रॉब्लम, तो ये वाली तो क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बड़ी जटिल समस्याओं को प्रबंधित छोटी छोटी समस्याओं में विभाजित कर दो। तो ये क्या है, ये जो है ये ठीक है, ये तो सही है, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। फिक्सेटिंग ऑन अ सिंगल ट्रेट ऑफ कंपोजिट प्रॉब्लम, एक समग्र समस्या के एक पहलू पर स्थिर होना, मतलब जो पूरी जो एक समस्या है उसके एक ही चीज पे स्थिर हो जाना, तो यही प्रॉब्लम सॉल्विंग की सबसे बड़ी जड़ होती है, तो ये गलत माना जाएगा। अप्लाई एल्गोरिदम एंड ह्यूरिस्टिक्स, कलन विधि और स्वानुभाव प्रणाली लागू होना, तो ये ठीक होता है कि ये ठीक माना जाता है। यूजिंग अ सॉल्यूशन विच वॉज इफेक्टिव इन सॉल्विंग अ सिमिलर प्रॉब्लम अर्लियर, ऐसे समाधान का उपयोग करना जो पहले इसी तरह की समस्याओं को हल करने में प्रभावी रहा हो, तो ये भी ठीक माना जाता है, ये हिंड्रेंस नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो सबसे बड़ा हिंड्रेंस कौन सा है, फिक्सेटिंग ऑन अ सिंगल ट्रेट ऑफ अ कंपोजिट प्रॉब्लम, तो ये हमारा क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एक्टिविटी विच डैश आर डिटर्मिनेंटल टू स्टूडेंट मोटिवेशन टू लर्न, तो यहाँ पे क्या बोला है, गतिविधियां जो हैं वो डैश विद्यार्थी को सीखने की अभिप्रेरणा के लिए हानिकारक है। यहाँ पे क्या बोला है, हानिकारक है, डिटमेंटल, तो हानिकारक कौन सी है इसमें से ये देखते हैं। तो सबसे पहला है आर मॉडरेटली डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट, ये क्या है, मॉडरेटली डिफिकल्ट है स्टूडेंट के लिए, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। कनेक्ट विद रियल लाइफ स्टूडेंट, कनेक्ट करता है रियल लाइफ स्टूडेंट को, तो ये भी ठीक बात है, तो इसमें क्या बोला है कि हानिकारक कौन सी चीज़ है। कैटर ऑफ स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, मतलब विद्यार्थियों की ज़रूरत और रुचियों को पूरी करती है, तो ये चीज़ भी ठीक मानी जाएगी यहाँ पे। एम एट इनेजिबल गोल्स डिसाइडेड सोले बाय द टीचर, केवल शिक्षक द्वारा तय किए गए अमूर्त लक्ष्यों पर आधारित है, तो सिर्फ टीचर द्वारा ही जो लक्ष्य हैं उस पर आधारित ये नहीं मानी जाएगी, तो यही वाला हमारा क्या होगा, गलत होगा, मतलब सही होगा, यहाँ पे गलत पूछा है तो सही ये हमारा डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के बारे में बताना है। लेव वाइगोत्स्की आइडियाज ऑन लर्निंग, लर्निंग पे जो लेव वाइगोत्स्की का आइडिया था, जो लेव वाइगोत्स्की का विचार था, उसमें टीचर को क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक होने के नाते उसमें क्या करना चाहिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, एनकरेज स्टूडेंट टू कंटिन्यूअली कम्पीट विद ईच अदर, मतलब कि विद्यार्थी को लगातार एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहिए, तो नहीं, ये बात टीचर को नहीं करना चाहिए। प्रिवेंट इंटीग्रेशन ऑफ कल्चरल नॉलेज इन डिस्कशन,
तो इसमें क्या बोला है, चर्चाओं में सांस्कृतिक ज्ञान के एकीकरण को रोकें। मतलब जो डिस्कशन हो रहा है उसमें जो कल्चरल नॉलेज है उसको रोकना चाहिए। तो ये भी नहीं करना चाहिए, बल्कि कल्चरल नॉलेज को और बढ़ावा देना चाहिए। कैपिटलाइज्ड ऑन डायलॉग्स एंड ग्रुप लर्निंग ड्यूरिंग एक्टिविटी। तो गतिविधियों के दौरान संवाद और सामूहिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये बात ठीक है कि जो एक्टिविटीज़ के दौरान क्या है, ग्रुप लर्निंग और डायलॉग्स को बढ़ावा देना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे गेव एन इम्पोर्टेंट टू डैश इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। मतलब कि जीन पियाजे ने विकास और सीखने के क्रम में कौन से को महत्व बोला है, कि इन्होंने क्या जो सीखने हैं, विकास और सीखने के जो कर्म है उसमें किसको इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोला है वो देखेंगे। तो इन्होंने एग्जाम सेंट्रिक पेडागोजी को इम्पॉर्टेंट बोला है, नहीं। इन्होंने कंडीशनिंग बिहेवियर को इम्पॉर्टेंट बोला है, व्यवहारिक अनुकूलन को भी नहीं बोला है इम्पॉर्टेंट। कल्चरल टूल बोला है लैंग्वेज को, तो नहीं। कल्चरल टूल किया वाइगोत्स्की ने बोला था, इसको वाइगोत्स्की ने बोला था। चिल्ड्रंस मैच्योरेशन एंड रेडीनेस टू लर्न, सीखने के लिए बच्चे की परिपक्वता और तत्परता, तो ये चीज़ इन्होंने बोली है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है, टीचर शुड एंश्योर इनफ वेट टाइम। मतलब कि जो शिक्षक है उसके पास पर्याप्त प्रतीक्षा समय जो है सुनिश्चित करना चाहिए। Which is the length of time a teacher pause after asking a question? जो एक शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने के बाद जवाब की प्रतीक्षा की अवधि होती है। मतलब कि क्या बोला है इसमें, जो शिक्षक है, जो टीचर है, उसके पास क्या है, प्रतीक्षा समय होना चाहिए, एक जो क्या है टाइम होना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि जो वो प्रश्न पूछ रही है उसके पास जवाब की प्रतीक्षा की अवधि कितनी है उसको सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये बात क्या बोल रहा है कि ये ठीक है या नहीं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बोला है डाइवर्सिटी इज एन एसेट्स और नॉट एन ऑब्स्टिकल। डाइवर्सिटी क्या है, एक बाधा नहीं अपितु संसाधन है। डाइवर्सिटी बाधा नहीं होता है, एक संसाधन होता है। तो ये बात सही है या गलत, तो ये बात भी ठीक है और ये बात भी ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं। तो दोनों तो करेक्ट हैं लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन लर्न मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन दे आर क्रिटिसाइज फ्रीक्वेंटली फॉर देयर मिस्टेक। मतलब ये क्या बोल रहा है कि बच्चे जो प्रारंभिक ढंग से तब सीखते हैं जब कब सीखते हैं कि जब उनकी गलतियों के लिए उन्हें बार बार आलोचना की जाए या बार बार डांटा जाए। तो ये चीज़ नहीं कि उनकी गलतियों के लिए बार बार उन्हें डांटा जाए तब वो नहीं सीखेंगे। फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म मेक चिल्ड्रन सेल्फ रिलायंट विद हेल्प इन इम्प्रूविंग देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब इन्होंने क्या बोला है रीजनिंग में कि बार बार आलोचना करने से बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं, जिससे उन्हें उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलती है। तो ये चीज़ भी नहीं है कि बार बार उनको डांटा जाए और बार बार वो करा जाए तो उनके शैक्षणिक में मदद मिलेगी। तो दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि दोनों ही गलत है। अगला है इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंग टू डिसएडवांटेज बैकग्राउंड रिक्वायर्स। जो वंचित पृष्ठभूमि से संबंधित जो बच्चे विद्यार्थी होते हैं उनको शामिल करने के लिए आवश्यक क्या है, मतलब उन्हें कैसे शामिल किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ कैसे शामिल किया जाना चाहिए, तो आइडेंटिटी बेस्ड सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट, मतलब अलग अलग करना। तो अलग अलग करना तो हमने पढ़ा ही नहीं है कि अलग अलग करके बच्चों को क्या करें, हम शामिल करें। कंसिडरेशन ऑफ सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बात ठीक लग रही है थोड़ी। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइज करिकुलम, स्टैंडर्डाइज करिकुलम रखना चाहिए, तो ये भी नहीं करना चाहिए। ट्रेडिशनल ऑफ एग्जाम सेंटर्ड पेडागोजी,
एग्जाम सेंटर्ड पैरागोजी नहीं, हमें चाइल्ड सेंटर्ड पैरागोजी पे जोर देना है। तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा सिर्फ कौन सा ठीक है कि कंसिडरेशन ऑफ सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी पे ही ध्यान देना है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है कंटेम्पररी थ्योरिस्ट बिलीव दैट चाइल्डहुड इज। जो समकालीन सिद्धांतकारों का मानना है कि बचपन कैसा होना चाहिए या चाइल्डहुड कैसा होना चाहिए। तो इनके क्या, ए लाइफ स्टेज दैट इज अवेटिंग अडल्टहुड, कि जीवन का एक चरण जो वयस्कता की परीक्षा कर रहा है, ये ऐसा होना चाहिए। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला है। अगला है अ स्टेज ऑफ एसोसिएटेड विद डाइविनिटी प्योरिटी एंड गॉडनेस, देवत्व, पवित्रता और अच्छाई से जुड़ी आस्था होनी चाहिए, ऐसा भी किसी ने नहीं बोला है। मियरली अ ट्रांजिशनल स्टेज, ट्रांजिशनल से या संक्रामिक चरण होता है कि केवल, यहाँ पे क्या लगा दिया है केवल, ओनली। तो ये ओनली और केवल नहीं लगेगा, ये गलत है। यहाँ पे क्या है वेरिएबल और डायनेमिक होना चाहिए। तो ये बात ठीक है कि चर और गतिशील होना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अ मिडल स्कूल लैंग्वेज आर्ट टीचर सेलेक्ट स्टोरी एंड क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स द पोर्ट्रे मैन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल। अब इसमें क्या किया है कि एक माध्यमिक विद्यालय भाषा में कला की शिक्षक हैं, अखबारों और पत्रिकाओं से उन कहानियों और कर्तनों का चयन करता है जो पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में चित्रित करता है। गैर पारंपरिक मतलब नॉन ट्रेडिशनल रोल, जो ट्रेडिशन से चला आ रहा है वो वाले रोल नहीं, नॉन ट्रेडिशनल रोल में पारंपरिक करता है ना। तो ये बात ठीक है या नहीं? तो यहाँ पे ये बात ठीक है कि हाँ वो कर रहा है कि जेंडर स्टीरियोटाइप को ख़त्म करने का ट्राई कर रहा है। काउंटरिंग प्रिवेंट जेंडर स्टीरियोटाइप बाय प्रेजेंटिंग अदर मॉडल इज एन इफेक्टिव वे टू ओवरकम जेंडर बायस। अब यहाँ पे क्या बोला है कि वैकल्पिक मॉडल पेश करना प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों का मुकाबला करके जेंडर पक्षपात को दूर करने का एक प्रभावी तरीका है। तो ये बात सही है कि जेंडर जो पक्षपात है उसको ये ऐसे जो मॉडल के थ्रू दूर करने का अच्छा तरीका है। तो ये वाला भी ठीक है और इसका जो रीजनिंग है असर्शन का वो भी करेक्ट होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या फोर्थ जो ऑप्शन है वो ठीक करेक्ट हो जाता है। अगला देखेंगे द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी टू करंट स्टेट इज कॉल्ड। मतलब अब इसमें क्या बोला है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जो स्मृति में संग्रहित जानकारी को वर्तमान स्थिति में लाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो मतलब कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो स्मृति जो हमारी मेमोरी में है उसको प्रेजेंट लाइफ में लाने के लिए या प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए काम में आती है। तो वो कौन सी मेमोरी है ये देखना है। तो क्या है वो फॉरगेटिंग तो भूल गया, डिके क्षय करना मतलब बर्बाद हो गया, रिट्राइविंग मतलब उसको बार बार पुनः प्राप्ति करना, पुनः प्राप्ति मतलब पिछली जो मेमोरी थी उसको वापस पाना मतलब रिट्राइवल कर लिया उसने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासरूम असेसमेंट इज करेक्ट। क्लासरूम असेसमेंट के बारे में या फिर कक्षा में जो आंकलन होता है इसमें से कौन सा सही माना गया है। तो ये देखते हैं। तो इसमें से पहला पढ़ेंगे यूज नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट दैट कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट टू दैट ऑफ पीयर्स मोटिवेट्स स्टूडेंट टू लर्न मोर मीनिंगफुल। मतलब मानदंड संदर्भित आंकलन का उपयोग करके जो विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना साथियों के प्रदर्शन से करता है। मतलब जो विद्यार्थी है ना वो एक दूसरे ही स्टूडेंट से कंपेयर कर रहा है या उन्हीं के स्टूडेंट से कंपेयर कर रहा है, तो विद्यार्थियों को अधिक सार्थक रूप से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो किसी से कंपेयर करना असेसमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा कि किसी से कंपेयर कर रहा है तो वो असेसमेंट नहीं माना जाएगा। दूसरा है फोकस ऑफ असेसमेंट शुड बी पेंसिल असेसमेंट रेदर देन नॉन रिटन बिहेवियर टू मेंटेन ऑब्जेक्टिव्स।
यहाँ पे क्या बोला है, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए गैर लिखित व्यवहार के बजाय आंकलन को पेपर पेंसिल आंकलन होना चाहिए। तो ये चीज़ भी गलत है कि पेपर पेंसिल टेस्ट को तो अवॉइड ही करना चाहिए, ग्रुप लर्निंग को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। अब इसमें तीसरा क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड इंक्लूड task which inform teachers about what students know about the concept before their begin teacher। अब यहाँ पे रचनात्मक आंकलन में ऐसे कार्य शामिल होने चाहिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो शिक्षकों को इस बारे में सूचित करे कि विद्यार्थी पढ़ना शुरू करने से पहले संकल्पना के बारे में क्या जानता है। मतलब कि विद्यार्थी के पास प्रीवियस नॉलेज कौन सी है, इस बारे में बात की गई है। तो ये बात थोड़ी सी ठीक भी लग रही है कि प्रीवियस नॉलेज को जाने टीचर, तो ये ठीक लग रहा है थोड़ा सा। अगला देख लेते हैं, समेटिव असेसमेंट डज नॉट सर्व any purpose and should not be undertaken since the process is more important than the final learning outcome। योगात्मक आंकलन किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। तो ये बात गलत है कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, ये यहीं पे गलत हो गया, तो ये वाला गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या, एडेप्टेशन सच एज ऑडियो टेप्स। अब अनुकूलन के साधन जैसे श्रवण टेप हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करना हो गया। तो विच प्रोवाइडेड टेक्स्ट टू स्पीच input, extended time to complete assessment, facilitate learning for student who are visual challenged। अब इसमें क्या बोल दिया है कि अनुकूलन के साधन जैसे श्रवण टेप या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग जो लिखित लिपि को वाक्य में, जो लिखी हुई लिपि को क्या करे, बोलते हुए में बदल दे। कार्य पूरा करने के लिए विस्तारित समय आदि, मतलब काम पूरा करने के लिए उनको टाइम को ज़्यादा देना पड़ेगा। उन विद्यार्थियों के लिए अधिगम की सुविधा प्रदान करते हैं जिन्हें दृष्टि बाधित है। तो ये क्या है कि ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये किसके लिए बोला गया है, जो देख नहीं सकता, जो विजुअली चैलेंज्ड है स्टूडेंट, उसके लिए बोला गया है। इसमें क्या है, रीजनिंग में क्या दिया है, टीचर शुड अडेप्ट द करिकुलम टू प्रोवाइड इक्विटी एंड मीट द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर। इसमें शिक्षकों को समता प्रदान करने और विविध शिक्षकों की जरूरत को पूरा करने के लिए पाठ्यचर्या को अनुकूलित करना चाहिए। तो इसमें क्या बोला है कि जो टीचर को है क्या, जो मतलब डाइवर्स लर्नर हैं उनको क्या अधिक से अधिक क्या उनको सुविधा प्रदान करनी चाहिए, यही बोला गया है रीजनिंग में। तो यहाँ पे क्या है, रीजनिंग में पहला भी करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है, और जो पहला का है ना, जो रीजनिंग सही व्याख्या भी कर रहा है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला है असर्शन और रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। अडोलोसेंट हैव डिफिकल्टी विद इमोशनल रेगुलेशन एंड इनहिबिटिंग देयर इम्पल्सेस एंड आर क्वाइट susceptible। अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग का ही है। इसमें क्या बोला है कि अडोलोसेंट हैव डिफिकल्टी विद इमोशनल रेगुलेशन एंड इनहिबिटिंग देयर इम्पल्सेस एंड आर क्वाइट ससेप्टेबल टू पीयर प्रेशर। इसमें क्या बोला है, किशोरों को भावनात्मक विनियमन और उनके संवेगों को बाधित करने में कठिनाई होती है। जो एडोलेसेंट है उनको क्या भावनात्मक जो रेगुलेशन है और संवेग जो इनहिबिटेशन है उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, और वे साथियों के दबाव के प्रति अपने संवेदनशील होते हैं। मतलब उनके काफ़ी दबाव मिलता है और साथियों जो उसके पीयर है या उनसे पीयर प्रेशर होता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि अब रीजनिंग में क्या है कि रीजनिंग बोल रहे हैं
psychologically and hormonal change during adolescence impact the behavior of adolescent in the variety of ways। जैसे इसमें क्या बोल दिया गया है कि किशोरावस्था के दौरान शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन किशोरों के व्यवहार को विभिन्न तरीके से प्रभावित करता है। तो ये बात भी ठीक है कि किशोरावस्था में जो फिजिकल है और हार्मोनल चेंज होते हैं और वो ये प्रभावित भी करते हैं बच्चे को। तो इसमें पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। तो लेकिन ये जो है दूसरा और पहला क्या है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, और पहला जो है जो अजर्शन है वो रीजनिंग का सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या है, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो कैसे होते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं देखते हैं, जिसमें से कौन सा करेक्ट है वो देखना है। एक्सेल इन ऑल एकेडमिक एज वेल एज को करिकुलम एरिया, मतलब कि सभी शैक्षणिक और सह पाठ्यक्रम क्षेत्रों में उत्तीर्ण दिखाई देते हैं, उत्कृष्टता दिखाई देती है। तो ये नहीं, ये चीज़ नहीं होती उनमें। एग्जिबिट हाई कॉग्निटिव एबिलिटी एज वेल एज स्किल्स ऑफ सोशल कम्युनिकेशन, ये क्या होते हैं, उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं के साथ साथ सामाजिक संप्रेषण के कौशल भी होता है। तो ये दोनों ही गलत है, ये भी नहीं होता है। गेट डिस्ट्रैक्टेड ईजिली एंड हैव लो कंसंट्रेशन स्पेन, गिफ्टेड बच्चों का हाई कंसंट्रेशन स्पेन होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली, तो ये वाला ठीक है, जानकारी को जल्दी और सटीक रूप से अवशोषित करते हैं। तो हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा सीडीपी का आज। तो इसमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लैंग्वेज एंड कॉग्निशन, लैंग्वेज एंड कॉग्निशन में नॉट करेक्ट पूछा है लेव वाइगोत्स्की थ्योरी के बारे में। मतलब लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा और संज्ञान में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट हिंडर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या बोल दिया है, हिंडर, मतलब भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं डालता है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन और सारे ऑप्शन भी देख लेते हैं। इनर स्पीच इज यूज्ड फॉर मेंटल रीजनिंग, जो इनर स्पीच है बच्चे की वो यूज होती है किसमें, जो आंतरिक भाषण है बच्चे का मानसिक तर्क के लिए किया जाता है, जो मेंटल रीजनिंग है उसके लिए किया जाता है। तो ये बात सही है। लैंग्वेज इनेविटेबली अफेक्ट द वे ऑफ चाइल्ड थिंक, मतलब भाषा जो अनिवार्य रूप से बच्चे के सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। तो ये भी ठीक है। एक्सटर्नल स्पीच इज यूज टू कंजर्व विद अदर्स, जो बाहर जो एक्सटर्नल स्पीच है या बाह्य भाषण बोलते हैं वो दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए किया जाता है। तो ये बात भी ठीक है। तो हमारा गलत कौन सा था कि जो लैंग्वेज है वो हिंडर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, तो ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है, बल्कि वो क्या है, फ़ायदा करता है। लैंग्वेज क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को और ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो हमारा ए ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होता है, क्योंकि यही हमारा गलत था। तो ये वाला टॉपिक हमारा, ये जो PYQ है यहीं पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे ये हमारा PYQ कंप्लीट होता है। आई होप ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।